सिविक्स चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8 का है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिफाइन कर समझ लीजिए, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बाय विच द गवर्नमेंट वर्क्स। एक डिफिनेशन तो ये हो जाती है। दूसरा डिफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज ए डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग some basic rules that the citizens and the government have to follow। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें विजन और वैल्यू देश किसी भी स्टेट की, जिसको सिविक्स में कंट्री को हम स्टेट कहते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी स्टेट की क्या उसकी दिशा होगी, क्या उसकी आइडियोलॉजीज होगी, क्या उसकी वैल्यूज होगी, किसको वो फॉलो करेगा, साथ ही सिटीजन्स के साथ और सिटीजन्स का ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक ऐसा इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो उस देश की क्या गाइडलाइन होगी, किन आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, क्या आइडियाज़ हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल रेगुलेशंस हैं, ये पूरी बात को मेंशन करता है। सेकंड चीज़ ये हो गई कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशन और इंडिविजुअल टू स्टेट रिलेशन को दिखाता है। तीसरा चीज़ डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस वो होती है। चौथी चीज़ कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लागू करती है और जुडिशरी जो इंटरप्रीट करती है, तो उनके बीच कार्य को सेपरेट किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस की पॉलिसी लागू होगी, ये सारा चीज़ें दिखाता है। नेक्स्ट कि किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन होता है कि क्या लोगों के फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्या उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, और साथ ही स्टेट्स को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि व्हाट स्टेट शुड डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जो समाज के हाशिए पर लोग हैं, SC ST वीकर सेक्शन, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के जो समाज के जो वीकर लोग हैं उनके लिए क्या स्टेट्स प्रोविज़न कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन, एक और बड़ी बात कि वो टुवार्ड्स डेवलपमेंट, जैसे जैसे समय के साथ डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चीज़ कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या रिलेशन है, जिसको हम डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। फेडरलिज्म का जो कैरेक्टर है, केंद्र और राज्य के बीच पावर का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। फिर किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रीएम्बल में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जैसे मेंशन है कि स्टेट सेकुलर होगा, सॉवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो ये पूरा इथोस, ठीक है, जो देश फॉलो करेगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, और इसी के अनुसार, इस आइडियोलॉजीज और के अनुसार ही देश संचालित होता है। अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हम, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं किस तरीके से होता है। तो पहला कैटेगरी है रिटेन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से रिटेन नहीं होता या पूरी तरह से अनरिटेन नहीं होता, उसका मेजर पार्ट रिटेन हो सकता है या कस्टम्स पर आधारित हो सकता है। जैसे मेजर पार्ट कस्टम पर, रिचुअल्स पर और कन्वेंशन पर यानी परंपराओं पर आधारित है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंग्लैंड का संविधान, यूके का संविधान जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे ज़्यादा रिटेन पोर्शन है, जिसमें रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक चीज़ आपको बता दें जानकारी के लिए कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन इतना बड़ा है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर कि कौन सा संविधान फ्लेक्सिबल है और कौन सा रिजिड है। इसको इस बेस पर किया गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से चेंजेज हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकती है, जिसको कहते हैं इजिली अमेंडमेंट प्रोसेस। तो जिसमें इजिली अमेंडमेंट प्रोसेस है, आसानी से संविधान में चेंजेस लाए जा सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो गया। और जिसमें
इजिली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कि वो रिजिड है, जिसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकते हैं, इजिली अमेंड नहीं किया जा सकता, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब मेजर पार्ट अनरिटेन है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी ओर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जहां पर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए रिजिड ज़्यादा है। तीसरी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को हम डेवलपिंग और डेवलप में बांटते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपिंग होगा उसमें टाइम टू टाइम समय के अनुसार विकास का गुण होता है। इसके उल्टा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी विस्तार से होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, तो उसमें डेवलपमेंट की संभावना वैसे भी कम बचती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है। जहाँ तक अब देखिए, जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, दुनिया के सबसे विशालतम कॉन्स्टिट्यूशन में से है, भारत से बड़ा केवल स्विट्जरलैंड का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसमें समय के साथ डेवलपमेंट के सारे मोड्स मौजूद हैं और फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का दोनों का मिश्रण किया गया है, यानी कि अमेरिका की तरह रिजिड भी नहीं है, इंग्लैंड की तरह फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ठीक है। अब आते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोविजन है जो अलग अलग कंट्री से ली गई है। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है दैट इज द 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया, वो पूरा का पूरा है। यानी यदि कहा जाए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो 80% इसका हिस्सा 1935 का एक्ट है और 20% हिस्से में से, ठीक है ना, 20% हिस्से में से यूएसए से जैसे लिया गया फंडामेंटल राइट्स का प्रोसेस, यूएसए से लिया गया वाइस प्रेसिडेंट का प्रोसेस, यूएसए से लिया गया, अब यूएसए मतलब अमेरिका है, अमेरिका से लिया गया आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस, इस तरीके से। उसके बाद में साउथ अफ्रीका के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट प्रोसेस, दैट इज इन अंडर आर्टिकल 368। आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और साथ में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रोविजन लिया गया। इसी तरीके से फ्रेंच से इक्वलिटी लिबर्टी शब्द जो लिया गया है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन से यूएनओ का जो चार्टर है, वी द जो हमारा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो यूएनओ का चार्टर से है कि, ठीक है ना, जिसके स्टार्टिंग ही वी द पीपल से होती है। तो इस तरीके से कई देशों से, कनाडा से लिया गया है रेसिड्यूरी लिस्ट, जो कि लिस्ट सिस्टम बना हुआ है, केंद्र और राज्य सरकार कैसे कानून बनाएंगी, केंद्र के पास पावर रहेगी। फेडरल का जो मॉडल है, ठीक है, फेडरलिज्म में यूनिटरी फीचर्स जो है, यानी कि संघ व्यवस्था में केंद्र का पावर ज़्यादा पावरफुल होगा, ये कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। तो इस तरीके से कई देशों का, इसीलिए इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स लिखा गया है। तो सबसे बड़ी बात, बैग ऑफ बोरोइंग्स का मतलब ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कई देशों के संविधान को लेकर के उसको असेंबल कर दिया, नहीं, बल्कि जहाँ की जो चीज़ें रेलिवेंट लगी, अप्रोप्रिएट लगी और समय के हिसाब से, कि ताकि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कि आने वाले हर सर्कमस्टांसेस को वो न सिर्फ हैंडल कर ले, बल्कि बेटर प्रूफ हो, हमारी डेमोक्रेसी डीप रूटेन हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। और साथ ही इन कई चिंतनों को हम 3-4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें गांधीयन थॉट्स दिखाई देती है उसमें, दूसरी अम्बेडकर थॉट दिखाई देती है, तीसरी नेहरू, और चौथे में अदर लीडर्स का, जैसे सरदार पटेल हैं, जेबी कृपलानी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो कैबिनेट मेंबर थे, तो ये विचारधाराएं हमें दिखाई देती है। अब देखिए, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी पे आते हैं। तो देखिए, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो उसका एक प्रारूप बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। तो संविधान सभा की स्थापना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्थापना है, वो कैबिनेट मिशन प्रपोजल के तहत हुई। कैबिनेट मिशन प्रपोजल में अंग्रेजों ने एक चैलेंज दिया था कि यदि भारतीय का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं तो हम देश को आज़ाद कर दें। तो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट चुनाव हुए और चुनाव के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स, ठीक है ना, 299 मेंबर्स जो आफ्टर पार्टीशन ऑफ
आफ्टर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जिस समय चुनाव हुआ था उस समय भारत एक अखंड था, यूनाइटेड था। बाद में 99 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए तो 299 मेंबर्स भारतीय यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। अब सबसे पहला इसका सम्मेलन जो होता है दैट इज होता है वो आपको 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी और एस.एल. सिन्हा ने उसको प्रिसाइड किया था, उसकी अध्यक्षता की थी। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसलिए आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हैं। और ड्राफ्टिंग कमिटी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रारूप किन किन इश्यूज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसके लिए जो कमेटी बनी थी, ठीक है, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। उस प्रीएम्बल में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरुआत होता है और उसके लास्ट शब्द यही है, ऑन 26 दिसंबर 1949 वी एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इससे ये प्रूफ होता है कि 26 नवंबर 1949 को जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के कंटेंट से उसको लागू कर दिया गया, बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अडॉप्ट तो किया गया 26 नवंबर को ही, इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में सबसे पहले नेहरू जी ने वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का झंडा फहराया था। तो सो मेक दैट डे 26 ऑफ जनवरी 1930 से जिस दिन उन्होंने झंडा फहराया था, हम लोग इंडिपेंडेंट डे मना रहे थे। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डे 20 सालों से बनता रहा था 26 जनवरी को। अब चूंकि इंडिपेंडेंट हम लोग हो गए 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो 1947 को, इसलिए 26 जनवरी को का जो डेट 20 सालों से हिस्टोरिकल चला रहा था, उसको और हिस्टोरिकल बनाने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक इंडिया को डिक्लेयर किया गया और राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो राष्ट्रपति बने। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, तो देखिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने कहा था। यह स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंटिन्यू to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, beliefs, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व को बढ़ाने वाली भावना को बढ़ाने वाली, एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए हम संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकृत करते हैं। अब देखिए इससे क्या क्या बातें चलती हैं। तो प्रीएम्बल सबसे पहले तो सोल ऑफ इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा था अम्बेडकर जी ने। जाहिर सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर पूछा जाएगा तो सबसे प्रीएम्बल में जितने भी शब्द हैं ये सारे उसके पार्ट बनेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सॉवरेन शब्द है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर। तो ऑल द सुप्रीम पावर्स आर वेस्टेड, ठीक है ना, इन पीपल। व्हाई? देखिए सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? स्टेट को कोई भी, जिसको सिविक्स हम लोग किसी देश को स्टेट कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ये संप्रभुता दो तरह की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल का मतलब है देश के पूरे भागों में लागू होगी और एक्सटर्नल का मतलब है विदेशों के साथ संबंध क्या होगा। जैसे कि भारत राज्य है, बिहार उसका यूनिट है, प्रोविंस है, स्टेट नहीं कहा जाएगा सिविक्स की भाषा में। क्योंकि मान लीजिए कि यदि पूरे भारत में अभी जैसे कुछ दिन पहले कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लागू था तो ये केंद्र सरकार की चीज़ है, बिहार सरकार पूरे भारत में तो नहीं लागू करेगी, ठीक है। उसी तरीके से एक्सटर्नल, मान लीजिए भारत पाक रिश्ता कैसा होगा, ये डिपेंड करता है इंडिया में लाइज है और इसका
बिहार नहीं डिसाइड कर सकता, और इंडिया में लाइज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट एक मशीनरी हो गई जो सॉवरेनिटी को हैंडल करती है। और ये कहाँ वेस्टेड हुआ, तो ये वेस्टेड हुआ इंडिया में, तो इंडिया स्टेट हो गया। तो ये सॉवरेनिटी लाइज करेगी। अब एक बात यहाँ पर और कि सॉवरेनिटी लाइज कहाँ करेगी, तो अगला है जो आपका आगे के 4 वर्ड में है कि अगला चौथे वर्ड में है डेमोक्रेटिक, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द डेमोक्रेटिक मॉडल। और इन द डेमोक्रेटिक मॉडल लोकतंत्र में जनता के, तो सॉवरेनिटी अल्टीमेटली जो कि देश में है वो लाइज कहाँ करती है, तो पीपल। इसीलिए लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि जहाँ कोई तरह का एक्सप्लॉयटेशन न हो और समाज के सबसे मार्जिनल लोग भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो एक बेहतर जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो सोशलिज्म का मतलब कि अपॉर्चुनिटी, ठीक है, से अपॉर्चुनिटी टू गेट देयर पोजीशन हाई, ठीक है, टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये हुआ, राधा कृष्णन जी जो कि पूर्व भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है। इसके अनुसार स्टेट विल हैव नॉट इट्स ओन रिलीजन, स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर एक्सेप्ट टू special circumstances, and everybody will enjoy the fundamental rights concerning to religious matters। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेटिक, डिफाइन मैंने कर दिया है। रिपब्लिक। अब रिपब्लिक की जहाँ तक बात है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कंट्री का हेड है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा। यहाँ हमारे यहाँ इंग्लैंड के राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, बल्कि जो चीफ ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द कंट्री है, प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल इनडायरेक्टली। जस्टिस का मतलब है कि जहाँ पर जेंडर, रिलीजन, रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लिबर्टी, इक्वालिटी ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी लोग इसको इक्वली करेंगे, इक्वली इंजॉय करेंगे। इसके लिए रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि नोबडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नोबडी शैल बी गेट। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कानून के समक्ष समान है, कोई भी कानून से वंचित नहीं हुआ होगा और किसी को भी कानून का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। फिर फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब बंधुत्व। एक चीज आपको यहाँ पर यहीं पे बता दें कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी सब रहेगा। इसको बाद में 42nd और 44th अमेंडमेंट में इसको इंसर्टेड किया गया है। हालांकि ये तीनों के सेकुलर की हमारे फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस मैटर के 25 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद थे। इसी तरीके से इंटीग्रिटी, देश की एकता को जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन थे, बट इन तीनों वर्डों को अलग से, सोशलिज्म के लिए हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से इंटरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी था, लेकिन इसको 3 वर्ड को प्रिएम्बल में इंसर्टेड वर्ड में किया गया है। फेडरलिज्म। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और इसके लिए लिस्ट सिस्टम होता है। यूनियन लिस्ट, जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य कानून बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों को पावर है, लेकिन कहीं कोई इस बीच दोनों के बीच क्लैशेस होती है। आप समझ रहे हैं, ऐसे विषय जिन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन कोई अंतर्विरोध होता है, तो सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है वो होगा। और चौथा, जो कि कनाडा से मैंने कहा लिया गया है, ये रेसिड्यूरी लिस्ट है, जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। ऐसे कोई सब्जेक्ट यदि आते हैं तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चूंकि हम लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम का अनुभव था इंग्लैंड के अधीन जब हम लोग थे, तो जाहिर सी बात है ये पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी का मॉडल इंग्लैंड से पूरी दुनिया में गया है। उसको मदर कंट्री कहा जाता है दोनों सिस्टम की। तो उस अनुभव के चलते, और ये सिस्टम चूंकि इसलिए भी कि रियल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, दो हेड, ठीक है ना, राष्ट्रपति रियल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने अपनाया है। लोकसभा और राज्यसभा दो इसके चेंबर हैं,
ठीक है। और लेजिस्लेचर की बड़ी जो सबसे पार्टी होगी उसका नेता प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिमंडल गठन करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों के पावर अलग अलग हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अनुसार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में anybody who has obtained a minimum age mentioned in the constitution have right to vote। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक बात है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ह्यूमन डिग्निटी को किस तरीके से ह्यूमन डिग्निटी रखी जाए, इसके लिए जरूरी है। और इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 है जिसमें राइट टू स्पीच से लेकर के राइट टू स्पीच, राइट टू देश के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की, असेंबल करने की, पार्टी संस्था बनाने की, ठीक है, अपने मन के अनुसार अपने प्रोफेशन अपनाने की। फिर 23-24 में राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है। 23 में जो बेगार सिस्टम था उसको प्रोहिबिटेड किया गया है। और 24 में अंडर 14 ईयर्स के बच्चों से काम लेने पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 25 टू 28 में रिलीजियस अपने कॉन्सियस के अनुसार रिलीजन को अपनाने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको चंदा देने, इन सारी चीज़ों की आज़ादी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए ये भी बाद में इसको इंसर्टेड किया गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, ठीक है। इसको 1976 में 51 आर्टिकल 51A करके जोड़ा गया है, पार्ट 4A में जोड़ा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइन है जिसके अनुसार अब एक स्टेट अपने लोगों के लिए क्या बेटरमेंट करेगा, ये प्रोविजन किया गया है। अब एक चीज़ और कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए खुद प्रोसेस आर्टिकल 368 में किया गया है जिसके अनुसार संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकते हैं। या तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर दे, कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट के साथ विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगी, और कुछ ऐसे हैं जो पार्लियामेंट की 2/3 के साथ राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी है। इस तरीके से हमारा संविधान का पूरा सिस्टम है। थैंक यू।